अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम बैक। क्या हाल चाल है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और गालिब ने कहा था मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो। और आज बड़े मजे का दिन है बिकॉज यू नो सुबह सुबह आगे पता चला कि एक मैसअप हो गया, एक फाउल अप हो गया है। तो आइए मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाता हूं जो हमारे ही मतलब टीम का हिस्सा है और कमाल आदमी है। अच्छा, ऐसे हमारे मुल्क में जगह जगह लोग पाए जाते हैं बिकॉज वो आके कहते हैं भाई आई एम सॉरी एंड दैट्स इट। ये जो आई एम सॉरी अंग्रेजों ने इजाद कर दिया ना, ये बड़ा कमाल है। प्लीज इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाइएगा। घर पे बैठ के आप तालियां बजाइएगा। इमरान सलामत साहब, बहुत सारी तालियां इनके लिए। आइए 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 आइए, जल्दी आइए, मुझे पूरा शो करना है। जल्दी आइए जल्दी आइए। इमरान भाई, ये सर ये माइक आपका। सर मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं सर? कोई सर बात नहीं, प्लीज आपने इतना बताएं। कर दिया बहुत है। नहीं सर, मैं कैसे सर, ये आप क्या पहन के घूम रहे हैं सर? सर ये मैं Please. सुबह से जो मैं निकला हूँ ना सर माइक सर, सर्दी में जो मैं सुबह से मैं निकला हूँ सुबह से तो उसके बाद यही तो मैं पता ना अल्लाह ताला झूठों के लिए दोज़ख का ना एक मखसूस हिस्सा रख रहा है। माइक दो, जाओ जाओ। भाई ये सच्चाई है। बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। हमने कुछ और करना था इस ब्रेक के अंदर, लेकिन इस ब्रेक के अंदर कुछ भी नहीं। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, मेरे लिए और मेरी बेटी ज़ारा के लिए बहुत स्पेशल दिन है। हाँ, ज़ारा की जो वो प्रीमी थी 12 दिसंबर, मेरी बेटी का नाम है ज़ारा। 12 दिसंबर 2015 ये उनकी पैदाइश है। और मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो मेरे पास हैं। ये उसकी पिक्चर है, लुक एट दैट। दिस इज या ये जहाँ जाती है ये मेरे साथ होती है। दिस इज माई लाइफ, दिस इज ज़ारा, दिस इज एवरीथिंग टू मी। हाँ, हमेशा से बहुत स्टाइल है जी, बहुत स्टाइल है, मतलब कमाल स्टाइल है। लुक एट दैट, वेरी नॉटी, वेरी वेरी नॉटी, मतलब सवाल ही नहीं पैदा। ओह लुक एट दैट, लुक एट दैट। मुझे ये अच्छा, व्हेन शी रियली गेट्स स्कैर्ड तो मुझे ऐसे करके हग कर लेती है। एंड आई जस्ट थिंक कि इससे ज़्यादा प्रेशस कोई चीज़ नहीं हो सकती मैंने अपनी ज़िंदगी में। और ये अच्छा, हम लोग भागने का मुकाबला करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू, भागने का मुकाबला करते हैं। आई टेल ज़ारा लेट्स रन, एंड देन अब तो पापा कैन नॉट रन बिकॉज यू नो मना है मुझे इस वक्त। लेकिन ये है कि ज़ारा के साथ ना जब मैं होता हूँ तो दिन का रात का बिल्कुल पता नहीं चलता। व्हेन आई एम इन द यूएस तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे, अच्छा जब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब वो मुझे देखती है ना तो दिस बिगेस्ट स्माइल ऑन हर फेस एंड शी कैन गेट अवे विद मर्डर विद मी। मतलब मेरे साथ तो वो हर चीज़ कर लेती है। इट डजंट रियली मैटर कि हम कहाँ हैं, किस जगह हैं, कौन सी सेटिंग्स के अंदर हैं। मैं एक दिन ना ऐसे लाइक आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हर, तो एक फादर डॉटर हम लोग बाहर चले गए ना, हम लोग वी वेंट टू गैलरी या मॉल चले गए और उसके बाद फिर वहाँ से निकल के हम कहीं और आ गए। एंड देन देयर इज़ दिस यू नो प्लेस जहाँ पर ज़ारा को बहुत अच्छा लगता है खाना, हम उस जगह चले गए। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि जब वो मेरे साथ होती है तो शी कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। वो मतलब दुनिया में उसको, वो जिस चीज़ पे हाथ रखेगी वो उसकी है। वो जहाँ जाएगी मैं उसके पीछे पीछे जाऊँगा। हम लोग जब सब चीज़ों से फारिग हो गए तो हम लोग वॉलमार्ट चले गए। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, हम लोग वॉलमार्ट चले गए। वॉलमार्ट इज़ अ स्टोर, हम लोग वहाँ चले गए। एंड लिटरली वॉलमार्ट के अंदर उसको मैंने कार्ट के अंदर बिठा लिया एंड वी स्पेंट लाइक आवर्स देयर, आवर्स। And I don't know what she was saying. She was singing, she was dancing, she was talking to me, and I don't know क्या क्या बातें बोल रही थी। And then मतलब इस तरह से होता है। अच्छा, जब रात को यूजुअली क्या होता है कि वो रात में ना सोने से पहले मेरे पास आती है एंड शी हग्स मी लाइक दिस एंड देन शी टेल्स मी स्टोरीज और पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। ऑल आई नो इज़ कि वो उसको ये पता होता है कि दिस इज़ माई फादर एंड मैं इनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ, एंड आई कैन गेट अवे विद मर्डर विद हिम। एंड दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा आई एम लीविंग दिस फॉर यू। लाइफ में कभी जब तुम पीछे मुड़ के देखोगी तो तुम्हें ये बात हमेशा याद रहेगी दैट योर फादर लव्ड यू एंड आई लव यू द मोस्ट। और मुझे नहीं पता कि यू नो इंशाल्लाह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन यू नो एज अ पेरेंट मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी में अगर मेरी बेटी ना होती
तो मैं कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता था. So this is going out to you, like you say, so much. I love you so much. Today is your birthday, and this is the best day of my life. This is the best day of my life. I cannot thank God enough. मैं अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करूं, मुझे नहीं पता. मैं तुम्हारे बाद समझा हूँ. ऑफ कोर्स आई वाज ऑलवेज अ वेरी ओबीडिएंट चाइल्ड. आप अम्मा से मेरी पूछ सकते हैं, और अम्मा ने हमेशा मेरे ख़्याल में मेरी तारीफ़ की है. लेकिन मुझे लगता है कि ज़ारा के बाद मुझे पता चला है कि माँ बाप किन चीज़ों से गुज़रते हैं, और माँ बाप के लिए बच्चे क्या माने रखते हैं ये. और बच्चे कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएंगे. जब तुम बड़ी हो जाओगी और मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊँगा, तो तुम ये तस्वीरें देखोगी, तुम ये पिक्चर्स देखोगी, तुम्हें ये चीज़ें नज़र आएंगी. बस उस वक्त ये याद रखना, हो सकता है मैं थोड़ा इर्रेशनल हो जाऊँ, हो सकता है थोड़ा मेरा बिहेवियर ऐसा हो जाए जो शायद तुम्हें ठीक ना लगे. बट जस्ट रिमेंबर, आई एम द सेम गाय हु लव्स यू सो मच. तो मुझे उस वक्त थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, बिकॉज यू नो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर कंप्लीट नहीं है. एंड आई लव यू सो मच. सो यू नो, stay healthy, stay happy, and go and conquer the world. और दुनिया की सारी बेटियों के लिए, आज मेरी बेटी की सालगिरह है, मैं दुनिया की सारी बेटियों को कहता हूँ, go and conquer the world. जाओ बेटो, बच्चों, जाके ना दुनिया को फतह कर लो. और वो लोग जो तुम्हें ये कहते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम नहीं कर सकते, no, you can do anything and everything in the world. Respect women, respect your daughters, respect your sisters. Please understand this. जो काम एक मर्द कर सकता है, वो काम एक औरत भी कर सकती है, और शायद कभी कभी कहीं ज़्यादा बेहतर अंजाम दे सकती है. इमेजिन दिस कि अगर इस ज़िंदगी में हमसे ये राइट छिन. खैर जाने दें, मैं क्यों इतनी सेंटी बातें कर रहा हूँ आज ज़ारू के साथ. अच्छा, मुझे ये पिक्चर स्टिल करना ये पिक्चर, ये वाली स्टिल करो. हाँ, ये भी स्टिल कर सकते हो. इससे पहले वाली पिक्चर स्टिल करो. ये भी बड़ी अच्छी है. मतलब पिगी बैक राइड, ये तो अक्सर मैं उनको देता हूँ, लेकिन इससे पहले वाली पिक्चर ज़रा स्टिल करो अगर हम कर सकते हैं तो. इससे पहले वाली पिक्चर दिखाना. ओ नहीं, दिस इज़ थाईलैंड. ये मत दिखाओ. ये अगली वाली ब्रेक की पिक्चर है. ये क्या दिखा रहे हो तुम, ये क्या. अच्छा ओके, सही है. हमारे यहाँ ना ऐसे कबल्ले चल जाते हैं, कोई बात नहीं. जो अगली ब्रेक होगी उसमें हम थाईलैंड के बारे में बात करेंगे, बट एक पिक्चर होगी जो मैं तुमसे कहूँगा तुम उसको स्टिल कर देना. वो इतनी कमाल है. मतलब अच्छा, दो पिक्चर्स इसमें, मैं आपको दोनों की हिस्ट्री बताता हूँ. ये तो खैर इनकी मॉडलिंग की पिक्चर्स हैं, जो यू नो ये इनको खुद ही बड़ा शौक है. लुक एट दैट, शी इज़ वेरी वेरी नॉटी, एक्सट्रीमली नॉटी, इसमें कोई शक ही नहीं है. और लुक एट दैट, शी इज़ अ बॉर्न मॉडल. अच्छा, मैं आपको एक तस्वीर बताऊंगा. ये रोकिए ज़रा, यहाँ इसको रोक दीजिए. ये पिक्चर है. अच्छा, ये ना आई हैव अ ट्रक देयर. तो उस पर ट्रक से मुराद ये कि जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना रीवो वगैरह इस किस्म के, तो वो मेरे पास एक फोर्ड का है. तो उसके अंदर ना ये जंप कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी. तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा जस्ट यू नो गेट आउट, मतलब नीचे आ जाओ, गेट डाउन. तो वो निकल नहीं रही थी. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ. तो जब मैंने ये कहा ना, तो शी केम एंड शी हग्ड मी एंड शी हेल्ड मी सो टाइट. एंड इसके बाद पापा, एंड मतलब मुझे इस तरह से बात करती है, पापा. इट्स नॉट लाइक पापा, इट्स लाइक पापा. अच्छा ओके पापा. तो मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज उसके सिर्फ हग ने मुझे बताया दैट शी लव्स मी. आगे चलिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ. एक और पिक्चर है इस पर. तुम भी ना पीछे से पूरा ले गए. चलो कोई बात नहीं, मैं देख ही रहा हूँ. बट दिस इज़ कमाल लोग हैं हम लोग. मतलब कौन बैठा कौन है अंदर. कभी करते हैं इट्स ओके. एक और पिक्चर है जो मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ, मैं एक रेस्टोरेंट में था. हाँ क्या हुआ, कौन नेहा है. अब तो कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो बिल्कुल. मतलब अगर बेटी बैठी है तो कोई बात नहीं बेटा. नेहा वेरी गुड, वंडरफुल, अमेजिंग, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर कोई दानी वानी होता फिर बताता मैं, बट इट्स ओके बेटा, यू आर डूइंग वंडरफुल, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ज़रा एक और तस्वीरें मुझे दिखाइएगा, मैं जहाँ कहूँ वहाँ रोक दीजिएगा उसको. ये वाली रोकिए तस्वीर, रोकी दीजिए. अच्छा, दिस इज़ अ रेस्टोरेंट. तो यहाँ शी वॉज नॉट ईटिंग. अच्छा, द होल फैमिली वॉज देयर, मतलब पूरा एक अफेयर था बड़ा. एंड शी वॉज नॉट ईटिंग एट ऑल. एंड वो अपने आईपैड को लेके ना, तो मैं इसके साथ आईपैड के साथ इस पर लग गया. तो उसने क्या किया, इसने करके ऐसे करके मुझे हक किया. एंड नाउ अब आप खिलाइए. और अब आप जाहिर है अब आप खिलाएंगे बैठ के. तो मैं आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फीड हर.
तो ये पिक्चर मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है. सो आई लव यू जारू. जारू, आई रियली 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 डू लव यू. अच्छा, प्यार से मैं उसको जारू कहता हूँ. और थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग माई डॉटर. एंड आई एम अ प्राउड प्राउड फादर ऑफ ज़ारा. ज़ारा, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा. आई लव यू एंड आई लव यू द मोस्ट. ब्रेक लेते हैं. अच्छा जी, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि हमको अगर ट्रैवल करना हो तो कहाँ जाना हो, तो मैं आज आपको लिए चलता हूँ थाईलैंड. थाईलैंड इज़ कमाल, इट्स ब्यूटीफुल. उसकी चीज़ें अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, अगर आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन पे कहीं आपका जाने का दिल है, तो मेरे ख्याल में थाईलैंड इज़ द बेस्ट प्लेस दैट आई पिक. उसके अंदर आप पुकेट जा सकते हैं, पताया जा सकते हैं, उसके अंदर आप बैंकॉक जा सकते हैं, कोह समुई आइलैंड जा सकते हैं. इट्स रिच ऑफ कल्चर, बेतहाशा कल्चरली रिच है. उनके डांसेस जो होते हैं वो बड़े कमाल होते हैं, फेस्टिवल्स जो होते हैं वो बड़े कमाल होते हैं. अच्छा, ये पिक्चर देख रहे होंगे, जब इनके ग्रैंड किस्म के फेस्टिविटीज़ होती हैं तो उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेकअप किया जाता है. और जो प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, वो तकरीबन एक ही जैसे लग रहे होते हैं, बट दे आर ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल पीपल. अच्छा, थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल भी कहा जाता है, मतलब ये ज़बरदस्त है. अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायमंड के जो तराश खराश का काम है वो भी थाईलैंड के अंदर किया जाता है. थाईलैंड की इंडस्ट्री इज़ ग्रोन लाइक क्रेजी, लाइक मैड. बहुत ज़्यादा येलो रंग का इस्तेमाल होता है, बिकॉज वो येलो जो है वो किंग का कलर कहलाता है और वो बड़ा कमाल होता है. अक्सर लोग मंडे के दिन येलो कलर पहनते हैं किंग को ट्रिब्यूट देने के लिए. अच्छा, इससे अभी जो वाचीरालॉन्गकॉर्न जो अभी इस वक्त जो उनके किंग हैं, उनके जो वालिद थे, मैं प्रोनाउंसिएशन शायद मेरी गलत हो, भूमि बोल, वो बड़े कमाल आदमी थे. उन्होंने थाईलैंड के लिए बेतहाशा काम किया. ये इस वक्त करंट किंग हैं थाईलैंड के. अच्छा, थाईलैंड जो है वो किंगडम है. जो किंग होता है वो आर्म्ड फोर्सेस का सरबराह भी होता है या वो हेड होता है, लेकिन अदर देन दैट उसके पास जो पावर्स होती हैं बड़ी कम होती हैं, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो सकती अगर वो आ गया या ना ले. अच्छा, ये उनका किंग है, ये सिरिकित जो है, ये इनकी जो क्वीन जो है वो हैं, और ये इनके किंग है. वो ही वॉज द मोस्ट बिलवड पर्सन इन द वर्ल्ड एट वन पॉइंट. ही वॉज द मोस्ट बिलवड पर्सन. इन्होंने जितना काम किया है, जो चीज़ें की हैं थाईलैंड के लिए, वो बेतहाशा हैं. एजुकेशन से लेकर फार्मिंग तक और फार्मिंग से लेकर हेल्थ केयर तक इन्होंने, इनके फादर ने, नॉट दिस किंग, ही हैज़ डन इट लॉट ऑल्सो. लेकिन जो इनके फादर हैं, अभी एक जो पिक्चर आएगी उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, जो इनके फादर हैं उन्होंने बेतहाशा काम, ये वाले जो हैं, इनको रोकिएगा, यहाँ रोकिएगा. अच्छा, ये वो किंग हैं जिन्होंने थाईलैंड के लिए बेतहाशा काम किया था. अगर आप आज से 30 साल पहले चले जाएं तो थाईलैंड एक पुअर नेशन के अंदर शुमार होती थी, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें थाईलैंड के अंदर तब्दील हुई और वो इस किंग की वजह से हुई. इन्होंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव ये फिरे, वहाँ जाके फार्मिंग को इनकरेज किया, फार्मर्स को इनकरेज किया. उसके बाद गवर्नमेंट से बात की, गवर्नमेंट से कहा कि आप अपना लोन्स दें. अच्छा, थाईलैंड के अंदर जो ज़मीन है वो थाई किंग की होती थी, वो ज़मीनें लोगों के अंदर बांटी. और इसके बाद आज थाईलैंड ये है कि वो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा हो चुका है, एक जाइंट बन के वो उभरा है. थाईलैंड इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जहाँ डॉलर जो है वो बड़ा स्टेबल है. और ये सब इस वजह से हुआ है बिकॉज अगर आप थाई लोगों से मिलें तो आपको एहसास होता है उनका फूड बहुत अच्छा है, स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है. डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, हमको नहीं खानी चाहिए, बट वो लोग खाते हैं. लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात ये, थाईलैंड के लोग अनथक मेहनत करते हैं. ज़रा दिखा दीजिए वो दिखाइए, जो फेस्टिविटीज़ की सारी है ना वो दिखाइएगा. तो अनथक मेहनत करते हैं. वो जो वीडियो बनाई है ना हमने, हाँ, लुक एट दैट, ये लाइट फेस्टिवल है, ये बड़ा कमाल होता है. उफ, इट इज़ ब्यूटीफुल. अगर आप थाईलैंड में इस लाइट फेस्टिवल के दौरान हैं तो इट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली फिनोमिनल. कमाल किस्म का ये लाइट फेस्टिवल होता है. और पूरा जो अगर आप बैंकॉक में हैं या कोह समुई में हैं या आप पुकेट के अंदर हैं या ब्यूटीफुल, दिस इज़ क्रेजी, माइंड बॉगलिंग. इतना खूबसूरत, इतना हसीन होता है. अच्छा, थाईलैंड की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि वहाँ पर 5 शिफ्टों में दुकानें खुलती हैं. 5 शिफ्टों में, लिटरली एक ही जगह 5 दुकानें लगी होंगी. वो रात को 12 से 5 बजे भी होगी, फिर 5 से 9 बजे भी होगी, 9 से 5 बजे भी होगी, फिर 5 से 8 बजे भी होगी और 8 से 12 बजे तक भी होगी. लिटरली डिफरेंट दुकानें होती हैं. आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा, ये हर चीज़ को बहुत परफेक्शन से करना चाहते हैं. शुरू के अंदर जब मैं वहाँ गया था तो लोग अंग्रेज़ी नहीं बोला करते थे.
अच्छा, बाय द वे फिल्म का बहुत बड़ा काम जो है वो भी थाईलैंड के अंदर होता है। उसकी एडिटिंग हो जाए, उसकी पोस्ट हो जाए, उसके कलर ग्रेडिंग हो जाए और फिल्म की जो मेकिंग है वो भी थाईलैंड के अंदर होती है। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन अगर आपने पिक करना है और दुनिया भर की ब्रांड शॉपिंग आप थाईलैंड में कर सकते हैं, दुनिया भर की। और सबसे बड़ी बात ये, थाईलैंड में एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ आपको इंप्रेशंस जो हैं, जैसे अगर आप आरमानी गुची खरीदना चाहते हैं और लेसर प्राइस के अंदर खरीदना चाहते हैं, उसके इंप्रेशंस खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलते हैं। खाना बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छे, फेस्टिविटीज़ बहुत अच्छी। तो आपका जो नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन होना चाहिए वो थाईलैंड होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और ये वो पार्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आज आप लोग अपनी टेलीफोन लाइंस खोल लीजिए और अभी कॉल कीजिए, बिकॉज मेरे पास 3 बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनफैक्ट 4 मौजूद हैं। एक कराची से भी हमको ज्वाइन कर रही हैं, मुझे नहीं पता अगर वो ज्वाइन कर रही हैं तो उनको लगा दीजिएगा आप। और आज मैं सिर्फ कॉल्स लूँगा। या शी हैज़ जॉइंड अस एज वेल, सो लेट्स से हेलो टू हर। डॉक्टर सना अजहर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सना आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। देन वी गॉट डॉक्टर निम्रा फातिमा, आप जनरल फिजिशियन हैं एंड थोरेसिक सर्जन हैं। एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? ओके, थोरेसिक सर्जन है, ठीक है जी। इसके बारे में आप बताइएगा, थोरेसिक सर्जरी होती क्या है? थोरेसिक सर्जरी बेसिकली एक चेस्ट सर्जरी है। इसमें हार्ट के अलावा हम तमाम फेफड़ों की, खाने की जो नाली होती है उसकी, सांस वाली नाली की और इससे दीगर जो भी अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनकी सर्जरीज करते हैं। ऑलराइट, अभी बात करते हैं उस सिलसिले में। डॉक्टर साइमा मलिक हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर आमिर खान, डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, इससे पहले कि हम आप लोगों से बात शुरू करें, हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। हमने एक क्वेश्चनर था जो लोगों को दिया और उनसे पूछना चाहते थे कि क्या वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ लोगों को तब याद आता है जब बहुत लेट हो चुका होता है। तो पहले वो देखते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। करवाए नहीं है टेस्ट, तकरीबन हो गए हैं साल 1.5 साल। मैं हार्ट पेशेंट, मैंने तो कंप्लीट टेस्ट करवाए थे। रेगुलर भी करवा के आया HbA1c। मैंने कराया, उसका जिगर का भी कराया और ये दिल का भी कराया और ये अपना शुगर का भी कराया। ने 1 साल हो गया, 1.5 साल मैंने क्या बीमार था, बुखार था ना। मैं शुगर पेशेंट हूँ ना, बहुत हो गया 27-28 साल, तो मैं रेगुलर करवाती हूँ अपने सारे टेस्ट। मुझे लगता है तकरीबन 2 साल हो गए। जिगर के, गुर्दों के और शायद मैदे के 2-3 टेस्ट हैं। 2 हफ्ते पहले CBC में जनरल में सारे टेस्ट कवर हो जाते हैं। मेडिकल मैं करवाया नहीं कभी। तकरीबन 2-3 साल हो गए। कोरोना जब शुरू हुआ था उस वक्त करवाया था। मेरा ख्याल है साल हो गया। LFT था, कुछ और इसके 2-3 थे, मुझे तो याद नहीं है इस वक्त। ऑलराइट जी, तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं, डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए, ये जो हम टेस्ट करवाने में चोरियां करते हैं, मतलब हम नहीं करवाना चाहते, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैंने तो करवाया ही नहीं कभी, ये क्या सही है? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक मरीज़ जो हमारे मुल्क के ज़्यादा, जिसे आपने वीडियो भी दिखाई है, उसमें ज़्यादातर एक दूसरे सुन के टेस्ट करा लेते हैं विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। बेहतर ये होता है कि पहले अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें और वो जो मुनासिब टेस्ट ज़रूरी समझे वो कराएं। अदरवाइज पेशेंट को नहीं पता होता, जिस तरह वो फरमा रहे थे कि मुझे शुगर है, तो मैं अब शुगर की तो मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करते हैं पेशेंट को, जब तक देखा ना हो किसी फिजिशियन ने, तो वो जो असेस करेगा, वो जो ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा, उससे पहले चंद एक टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाई लेनी चाहिए या डॉक्टर की एडवाइस से टेस्ट कराने चाहिए। सर, हमारे यहाँ तो हुकूमतें बन जाती हैं सुना के, बन भी जाती हैं, ख़त्म भी कर दी जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो क्या, हम तो जीते लोग हैं सर। अच्छा, टेलीफोन कॉल्स आप मुझे कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू है, शुगर का इशू है, हार्ट का इशू है, जनरल कोई सवाल है आपका डॉक्टर से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, स्किन, हेयर एंड नेल, ये हर दौर में बहुत प्रोमिनेंट रहा है और लोग कहते हैं कि जी इसकी हिफाजत की जाए, लेकिन यही सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड एरिया होता है। बिकॉज अगर आप, एक बहुत सिंपल सी बात यह है, लोग स्किन के बारे में बात करते हैं लेकिन मॉइस्चराइज ही नहीं करते। सो मच सो कि इतना बेसिक है कि वो नहीं करते। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि हमें हमेशा बस वो मुझे लगता है कि जितना पीछे से हम देखते आ रहे हैं, अपनी हिस्ट्री भी उठा के देख लें, हमारे अपने पेरेंट्स से ले लें, ग्रैंड पेरेंट्स से ले लें, हम मुंह हाथ धोने तक तो हम बड़ा बिलीव करते हैं और उसके बाद बाकी बॉडी पार्ट्स को भी निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो फेस पे लगाते हैं, हाथों पे लगाते हैं, लेकिन हम पाँव को भूल जाते हैं, हम टांगों को भूल जाते हैं, हम बॉडी को भूल जाते हैं। तो वो पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन ये कि हमें अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने बच्चों में अपनी ये आदतें जो हैं थोड़ी सी बेहतर
बनानी बेहतर पड़ेंगी, जिसमें मॉइस्चराइजेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर स्किन केयर। अच्छा, और वो आपकी उम्र को थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफाई भी करती है, रोकती भी है, डिले भी करती है एजिंग को, अगर आपकी प्रॉपर मॉइस्चराइज स्किन हो। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम सर? जी सर, साजिद अली मेरा नाम है। साहिल भाई, मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अच्छा साजिद भाई, बस आप बताइए मसला क्या है, प्रॉब्लम बताइए। सर जी, मैं बस आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बस आपके साथ बात करना चाहता था साहिल भाई। मैं आपका दिल से बहुत बड़ा फैन हूँ और आपसे बहुत मिलने की मेरी ख्वाहिश है सर। तो आ जाइए, मैं लाहौर में होता हूँ, आप आ जाइए यहाँ, मिल लीजिए मुझसे। आप कोई बीमारी के बारे में कोई सवाल नहीं करना चाहते? बुखार, नजला, खांसी, जुकाम? मैं बीमारी के बारे में सर जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर जी, कसम से। मैंने अपने घर में आपकी तस्वीरें लगाई हुई हैं और मेरा बहुत, मैं अनपढ़ इंसान, मुझे पता नहीं है कि कैसे ये बात करते, कैसे आना, लेकिन सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ सिर्फ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ सर। आप जरूर आइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप जरूर आइए, जरूर। इनका नंबर ले लो यार और इनको बुलवा लो यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि हमारे इन दोनों स्मॉग बेतहाशा है, स्मॉग की वजह से आँख, नाक में, चेस्ट के अंदर इन्फेक्शंस बेतहाशा हो सकते हैं, तो किन किन चीज़ों का खतरा हो सकता है? इसमें हमारे और सर्दियों में किन चीज़ों को हम फेस कर सकते हैं? सर्दियों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों में निमोनिया होता है, खांसी होती है, उसकी वजह से जो है उनके सांस के मसले, जिनको दमा होता है। और ख़ासतौर पर जो हमारे पास आवाम जो है सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट की वजह से भी, और स्मोक ऊपर से आ गई है, उससे छाती की बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह मसला हो रहा है। इसके अलावा जो है ना आँखों के इन्फेक्शन हो रहे हैं, नज़ला हो रहा है। तो मेनली जो स्मोक है ना, उसका स्मोक की वजह से हमारी छाती के जो इन्फेक्शन हैं वो उनका परसेंटेज इंक्रीज कर जाती है, रेशो बढ़ जाती है। और वो आते भी नहीं है, कहते हैं बस खांसी है तो खुद ही बाप दिलवा देंगे, और इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं और सांस के मसले उससे ज़्यादा हो जाते हैं। सिगरेट वो पीते हैं, उनकी वजह से छाती के मसले और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। और खांसी इंक्रीज़ होती है, लेकिन वो आते ही नहीं हैं चेक करवाने के। जब लेट स्टेज पे आते हैं तब तक मसला इतना बढ़ चुका होता है कि हम लोग उनका इलाज नहीं कर सकते। अच्छा, हम स्मोकिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर सना की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहबा, इन दिनों आप सर्दियों में किस किस्म के पेशेंट्स को देख रही हैं? क्या नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप इनकाउंटर करती हैं? इन दिनों रेस्पिरेटरी इलनेसेस, छाती के इन्फेक्शन ज़्यादा हैं। एजमेटिक्स जो हैं वो उनको दमा का अटैक ज़्यादा हो रहा है। फिर क्या कहते हैं, जो ओल्डर लॉट है उनमें नमोनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ गैस्ट्रो के भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर रेस्पिरेटरी इलनेसेस आ रही हैं। ओके, तो आपको लगता है कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, या डॉक्टर के पास ये ऑटोमेटिकली होता है और डॉक्टर के पास ही जाया जाए? नहीं, इसको डेफिनेटली प्रिवेंट किया जा सकता है। ओल्डर पेशेंट्स एट द एज ऑफ 65 उनको नमोनिया शॉट लगना चाहिए। फॉर पीपल हु आर स्मोकर्स एंड यंगर, उनको हम अगर उनकी सिवियरिटी चेस्ट की जो है वो अफेक्टेड है तो उनको अर्लियर नमोनिया शॉट दिया जा सकता है। फिर जो यंगर लॉट है, जो एजमेटिक्स हैं, उनके ट्रिगर्स को अवॉइड किया जा सकता है। आप अपनी अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करें, अगर आप हेल्दी खाएं, आप विटामिन सी रिच डाइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट खाएं, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि आपको रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं होगी। दूसरा, विटामिन डी ड्रॉप्स ड्यूरिंग द विंटर्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सन ड्यूरेशन। तो अगर आप अपनी विटामिन डी को ऑप्टिमाइज करें तो इट रियली बूस्ट योर इम्यूनिटी। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इन दिनों कैट भी आ रहा है जहाँ पर वो कहते हैं, अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आपका मैंने टेस्ट कर दिया है, अब आप जाके अपना टेस्ट करवा लें, या मैंने आपकी वैक्सीनेशन करवा दी है। वो प्लीज़ ज़रा अपने बच्चों की बात सुन लें। मैं अपनी अम्मा को भी कह रहा हूँ, अपने फादर को भी कह रहा हूँ, और सारी दुनिया की अम्मा और फादर को कह रहा हूँ, प्लीज़ ये कर लीजिए, प्लीज़ ये कर लीजिए। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुझे गुड मॉर्निंग का रिस्पॉन्स उसी तरह देते जिस तरह मैं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू सर। और सबको सलाम हो। और स्पेशली कहते हैं ना कि दिल तो है, दिल का चाहे इत्तेबार कीजिए। आजकल तो हर दूसरा आदमी दिल का मरीज बन रहा है। लेकिन व्हाट आई एम, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली कल परसों में ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो गया था, जो अब तक नहीं हुआ, कहीं अल्लाह का शुक्र है। लेकिन व्हाट आई फील कि डॉक्टर सना से मेरा सवाल भी है। डॉक्टर सना आपकी जनरल फिजिशियन है, तो हमारे यहाँ बेसिकली पीरियोडिक जो है ना, टेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन आप जीपी के पास जाते हैं, बुखार के लिए आते हैं, बुखार की दवाई देते हैं, कुछ हो जाता है, उसके पास चले जाते हैं, लेकिन एक उनके पास कोई रिकॉर्ड हमारा मेंटेन नहीं होता। दुनिया भर में रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो उसको इसलिए नहीं पता होती प्रॉपर, क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं आता। और फिर वो एक उनको इंसिस्ट करना चाहिए ना, डॉक्टर साहब को उनके बताना चाहिए भाई आप पीरियोडिक टेस्ट कराते रहे, ताकि आप एकदम जैसे ऑल ऑफ अ सडन आपको
शौक लगता है कि मुझे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। जैसे आप अभी कह रहे थे साहिल जी अपने, अच्छा मुझे नहीं पता आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई, लेकिन डेफिनेटली लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे ही एग्जिस्ट करता है बिकॉज हम जाते ही नहीं डॉक्टर के पास जब तक वो बहुत लेट ना हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम चारों से ये सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। चारों से वही क्वेश्चन है जो याया ने किया था, विल स्टार्ट विद यू। क्या समझती हैं क्यों होता है ये? वही जैसे हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि हम अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझने लग गए हैं सारे। हम गूगल को पढ़ के गूगल डॉक्टर बन गए हैं खुद से, और हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये बीमारी है और हमने खुद ही से उसका ट्रीटमेंट करना है। और डॉक्टर से या मुस्तनद डॉक्टर से, अगर आपको जल्द रिलेटेड मसला है तो जल्द के डॉक्टर के पास जाएँ। इसी तरह मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास जाने की ज़रूरत होती है हमें, लेकिन हम उनके पास जाए बिना हम अपना खुद ही डिसीजन करते हैं, खुद ही डायग्नोसिस बनाते हैं और खुद ही उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। इसी तरह रैंडमली टेस्ट भी कराना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें अपनी हेल्थ के ऊपर और स्पेशली एक मुस्तनद डॉक्टर के साथ फीस पे खर्चा नहीं करना चाहिए, हमारा ये ख्याल है। लेकिन हम एक पिज्जा पे जरूर खर्च कर लेते हैं 5,000। ओके, यू आंसर्ड दैट क्वेश्चन बिकॉज मैं अभी पूछने वाला था कि क्या एक्सपेंसिव है, वो आपने दूसरी लाइन में जवाब दे दिया कि नहीं, हम जिन चीजों पे खर्च करना चाहते हैं कर देते हैं। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शायद भाई मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल हफीज कराची से। अरे अब्दुल हफीज साहब कैसे हैं आप? कराची कैसा है? अब बेहतरीन जा रहा है, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कोई हेल्थ के रिलेटेड सवाल है आपका? मुझे ब्लड प्रेशर शुगर है, मेरा शुगर कभी कभी बिल्कुल डाउन हो जाता है। अच्छा, एक मिनट, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। डॉक्टर आमिर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आप बात करना चाहेंगे? जी जरूर। जी बोलिए। अच्छा, ये फरमाइए कि शुगर आपको कब से है? शुगर अब तो मुझे काफी दिनों से 3-4 साल हो गए। अच्छा, तो आजकल शुगर के लिए क्या ले रहे हैं आजकल? मैं गैट्रिल 4 mg लेता हूँ और मेटफॉर्मिन में वो ले रहा हूँ विल्डोमेट 850। तो आप अपनी शुगर की मॉनिटरिंग करते रहते हैं? डिवाइस है आपके पास शुगर की जो असेस करती है? हाँ, मैं हर 2-3 दिन बाद करता हूँ। खाली पेट करते हैं, खाने के बाद करते हैं? नहीं, खाने से पहले सुबह और रात को खाने से पहले। तो खाने से पहले कितनी होती है? नाश्ते से पहले आपकी ब्लड शुगर कितनी होती है यूजुअली? अभी सुबह मेरी कभी 110, 115, 112। अच्छा, वो तो कंट्रोल्ड ही है। 110, 112 तो प्री डायबिटीज़ में आता है। तो लेकिन इनकी शुगर पहले ज़्यादा रही होगी, तो अब चूँकि नॉर्मल होने लगी है तो वो इनको महसूस ऐसा होता है कि लो हो गई है। ओके, वो तो ये रीज़न ये भी हो सकता है। बाकी आपने गुर्दों के टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि गुर्दों के टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हर शुगर के मरीज़ को साल में कम से कम 2 मरतबा करवाने चाहिए, क्योंकि गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे या थोड़े से कमज़ोर हो गए तो उसमें शुगर लो होनी शुरू हो जाती है। तो उसके आप टेस्ट एक दफ़ा करवा लीजिए अपने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, यही क्वेश्चन मैं आपको पोज करूंगा कि हम गूगल डॉक्टर्स क्यों बने हुए होते हैं? वाई? क्योंकि मेरे ख्याल से उनके पास हर इंसान जो है ना दूसरों से मशवरे लेके आजकल मशवरे चल रहे हैं। अम्मी ने कह दिया, हमसायों ने ये कह दिया, खुद गूगल कर दिया, खांसी है, नेट से देख लिया खांसी का हम लोग इलाज कैसे करेंगे या करें, और लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और हमारे पास नेट पे जो है ना सर्च करने का टाइम है, डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है, पैसे खर्च करने का टाइम नहीं है, और जो है ना खुद गूगल करके और फिर डॉक्टर पास आके। एक बात तो हकीकत है ना ये कि लोग कहते हैं कि मेडिसिन बड़ी महंगी हो गई है, और मेडिसिन तो वाकई महंगी हुई है। 300 गुना मेडिसिन के अंदर इजाफा हुआ है, तो कैसे अफोर्ड करे एक आम गरीब आदमी? लेकिन अगर मेडिसिन महंगी हुई तो मेरे ख्याल से हर चीज़ महंगी हुई है। कपड़े महंगे हुए हैं, खाना महंगा हुआ है, लेकिन आपने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल हर चीज़ महंगी हुई है। और हम लोग ये हमारे पास हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे अपनी हेल्थ को, हम बाकी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और हम लोग मेडिसिन पे खर्च नहीं करेंगे, चेकअप पे खर्च नहीं करेंगे। एक और टेलीफोन कॉल लेट मी सी, बिकॉज़ आज मैं चाहता हूं कि ज़्यादा ज़्यादा हम कॉल्स लें। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम सलाम साहिब भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? शाना बात कर रही हूँ। अच्छा शाना, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और बताइए क्या सवाल है। जी भाई, मुझे मैदे की बहुत तकलीफ होती है। मैदे की बहुत तकलीफ होती है। मैं डॉक्टर सना से कहता हूँ, डॉक्टर सना अगर ये कॉल ले सकें। डॉक्टर सना, आप प्लीज सवाल कर उनसे बात कर सकती हैं? जी, अगर इनको मैदे की आपको तकलीफ किस वक्त महसूस होती है? जब मैं खाना खाती हूँ ना फिर होती है। हेलो, सॉरी इनकी आवाज़ नहीं आई थी। इनको सारा वक्त नहीं, वो ये कह रही है कि जब वो खाना खाती हैं तो महसूस होती है।
अच्छा ठीक है, तो इनको कुछ पहले ब्लड वर्क कराना चाहिए। कुछ लोगों को मैदे की तकलीफ अल्सर की वजह से होती है, और वो अल्सर कई दफ़ा फॉर्म होता है एक कीड़ा जो हमारे पानी में होता है, और कुछ लोगों के पेट में जाके वो घर कर लेता है। तो इनको एक स्टूल टेस्ट कराना चाहिए उसका, जिसमें पता चलेगा कि वो पेट में कीड़ा है। अगर है तो उसकी फिर थेरेपी लेंगी तो फिर इनकी मैदे की तकलीफ दूर हो सकेगी। दूसरा ये कि कुछ ग़िज़ा है जिससे मैदे की तकलीफ बढ़ती है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, क्या कहते हैं, कुछ लोगों को कैफीन से एग्रीवेट होती है। खाने के बाद 2 घंटे तक लेटना नहीं चाहिए, और टाइट फिटिंग क्लोथिंग से भी मैदे की तकलीफ एग्रीवेट होती है। तो इन चीज़ों का, और मिंट, लेमन मिंट, जैसे बहुत से रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं या बाहर खाते हैं तो हम नींबू पानी या फिर मिंट लेमनेड पीते हैं, उससे भी मैदे की तकलीफ एग्रीवेट होती है। अच्छा, मैं शाहाना से पूछता हूँ, पहले ये टेस्ट कराएं फिर इनको दवाइयाँ देंगे। शाहाना, आपने कोई टेस्ट करवाए? जी भाई नहीं कराए। नहीं कराए, क्यों नहीं कराए? एक बार कराया था, मैदे की बहुत तकलीफ है इसलिए दूसरी बार नहीं कराए। नहीं तो क्या करवाए थे? पहली बार जब करवाए थे तो कौन से टेस्ट करवाए थे? मैदे की टेस्ट कराए थे, वो कह रहे डॉक्टर तो मैदे खराब है इसलिए। मैदे, तो डॉक्टर ने फिर इसके बाद दवाएं दी थी आपको? जी दवाई दी थी। वो दवा से आराम नहीं आया? वो खाती हो तो आराम आता है, अगर छोड़ देती हो तो फिर तकलीफ होती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, डॉक्टर सना, स्टूल का टेस्ट हुआ था इनका? आपका स्टूल का टेस्ट हुआ था? नहीं, उसका नहीं हुआ टेस्ट? नहीं जी, उसका टेस्ट इनको कराना जरूरी है, क्योंकि अगर पेट में कीड़ा होगा तो मैदे की दवाइयों से नहीं हल निकलेगा। ओके, तो आप बहन शाहाना, आप स्टूल टेस्ट जरूर करवाइएगा, ठीक है? जी भाई। स्टूल एंटीजन, एच पिलोराई एंटीजन, आप बोल दीजिए। ये आपने जो टेस्ट कराना है उसका नाम कंप्लीट नेम है स्टूल एग्जामिनेशन फॉर एच पिलोराई एंटीजन, ये कंप्लीट नाम है उसका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट और चांद एक जगहों पे होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। अच्छा, हर जगह अवेलेबल नहीं है? अच्छा, क्यों, वजह? स्पेशलाइज्ड टेस्ट है और यहाँ लोग कराते हैं स्टूल के एग्जामिनेशन। ओह, तो आप कहाँ रहती हैं शाहाना? अच्छा, वो चली गई। आई थिंक तो अच्छा, ये भी तो एक इशू है ना कि हर जगह अवेलेबिलिटी का इशू। क्या मेडिसिन बहुत महंगी हो गई है हमारे? मेडिसिन नो डाउट थोड़ी सी महंगी हुई है, लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो उनके नेमुल बदल के तौर पे इस्तेमाल भी की जा सकती हैं, जो लोकली बनती हैं और आसानी से दस्तयाब भी हैं और कम प्राइस में भी हैं। हम लोग का कॉन्सेप्ट ये बन गया है, जैसे मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं कि महंगी से महंगी दवाई चाहिए और उसके बाद फिर सोचेंगे कि कुछ अर्सा इस्तेमाल करना है क्योंकि वो महंगी होगी। उससे बेहतर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल ऐसे दे सकती हूँ कि मॉइस्चराइज़र है, बाहर के मुल्क के मॉइस्चराइज़र भी अवेलेबल हैं और पाकिस्तान भी मॉइस्चराइज़र बनाता है। तो अगर आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको बहुत महंगा जाके मॉइस्चराइज़र खरीदने की, अगर आप उसको लंबा अरसा कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप उसका रिप्लेसमेंट अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आपके यहाँ आपको दवाई महंगी लग रही है, आप उसका एक नेमुल बदल पूछ लें। ऑलराइट जी, जब मैं वापस आया ना आपकी कॉल्स लेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्या दिल के दौरों के कोई साइंस होते हैं जो पता चल सकते हैं, ब्लड प्रेशर के कोई साइंस होते हैं जो पता चल सकते हैं, क्या डायबिटीज़ के कोई साइंस होते हैं जो पता चल सकते हैं, अलामात क्या होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। Alright, G, let's talk about Spark smartphone, a much anticipated flagship smartphone. The Neo 11 is out here. Neo 11 जो है वो बड़ा कमाल है, इसके अंदर 50 मेगापिक्सल कैमरा है। मैं आपको बता दूं कि इट्स ब्यूटीफुल 6.52 इंच की इसकी स्क्रीन है और 50 मेगापिक्सल इसका कैमरा है और जो फ्रंट सेल्फी जो है वो 13 मेगापिक्सल की है। तो ये तो कमाल ही है ना, कमाल है। इनकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, परफेक्ट बैलेंस बिटवीन आर्टिस्ट्री एंड इनोवेशन। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड इट्स really good. Neo 11 is a testament to the commitment to excellence. So अगर आपने स्मार्टफोन ही लेना है तो स्पार्क्स का लीजिए। स्पार्क्स का ये Neo 11 जो है ये कमाल है। फिर से दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, 50 मेगापिक्सल कैमरा है, डुअल कैमरा है और साथ साथ जो फ्रंट सेल्फी है वो 13 मेगापिक्सल के साथ आती है। तो अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टफोन, बाय द Neo 11, कमाल है। ऑलराइट जी, सो बैक टू व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट। हम बात कर रहे थे कि जी अलामात क्या होती हैं जब डायबिटीज़ आने लगती है, तो क्या उसकी कुछ अलामात जाहिर होती हैं, शुगर होने लगती है? अलामात डेफिनेटली डायबिटीज़ की होती हैं और उसमें शुरू में अलामात ऐसी होती हैं जैसे पेशाब ज़्यादा आना, यूरिन पास ज़्यादा करना, प्यास लगना, कमज़ोरी महसूस करना और उसकी वो पेशेंट समझता है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, तो अनएक्सप्लेन्ड होती है, उसको समझ नहीं आता क्या हो गया। तो फिर हमारे बिजली के बिल्स देख के भी आ जाती है ना। मैं सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली स्ट्रेस की बात नहीं है, एंग्जाइटी की वजह से होता है कि यार ये इतना, फिर दोबारा बिजली का बिल इतना आ गया, इतना बिल ये हो गया।
आप फिर माने स्ट्रेस, वो स्ट्रेस की वजह से होती है, और स्ट्रेस एक रीज़न है उसकी वजह से, और स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो डायबिटीज़ भी इंड्यूस हो सकती है उससे। तो जी मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जिल्द के ऊपर भी एक्चुअली डायबिटीज़ का एक अलामत आती है, और वो अक्सर लोगों को पता नहीं चलती। उनके यहाँ पर एक एंथोसिस नाइग्रिकेंस, मैं टर्म जानबूझकर बोल रही हूँ, ब्लैक कलर के यहाँ पे ग्रिटी सी कलर की वो आ जाती है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, या यहाँ पर आ जाता है और या नकल्स पे आ जाता है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेसिकली साइन भी होता है, तो कई लोगों को अर्ली वो साइंस आना शुरू हो। तो अगर नकल्स आपके ब्लैक हो रहे हों या इधर कुछ हो रहा है, गर्दन या मोकों का इजाफा हो रहा है, जो स्किन टैग्स बन जाते हैं, और या यहाँ से काली गर्दन हो रही है, या अंडर आर्म्स काले हो रहे हैं, या प्राइवेट एरिया के पास ज्यादा काला। अच्छा, और अलामत के बारे में बात करेंगे। एक टेलीफोन कॉल लूं, उसके बाद वो अलामत बताइए जो बहुत विजिबल हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? रेहाना शेख, गुजरावाला से। जी रेहाना, क्या कहना चाहती हैं? मेरा भी यही मसला है कि मतलब मुझे आए दिन कब्ज का मसला रहता है, पेट में गैस, और मेरे फेस पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और ये मसला मुझे तकरीबन काफी अर्से से है, मैं मेडिसिन भी खा खा के थक गई हूँ, जिम भी ज्वाइन करती हूँ, और वक्ती तौर पे मैं ऐसे होती हूँ जैसे बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन जो ही ये चीजें मैं छोड़ती हूँ फिर मेरा वही वेट भी दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। 69 से मेरा 73 वेट हो गया, और मुझे मतलब खाना खाऊं तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं पत्थर खा लिए, जैसे पेट ऐसे बाहर आ जाता है, और अभी ऐसी फीलिंग होती है कि बहुत खा लिया है, और ऐसे हाथों भी जीव जैसे ना स्मेल से मतलब फील होते हैं मुझे। ओके जी जी, आप लीजिए। अच्छा, आपको जो कब्ज रहती है उसमें आपके कितने दिन बाद आप जो है ना पखाना करती हैं? मैं मतलब बोला सारी चीजें, तो मैं चाहती हूँ कि यानी कि नेचुरल सब कुछ हो। समझ नहीं आई। आई डोंट नो, क्या कुछ कहा आपने? ये आपसे पूछ रही हैं आपका स्टूल पास कितने दिन में होता है? हाँ जी, ये कभी ऐसा होता है कि मतलब मैं डेली जाती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि मैं बार बार जाती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि मैं 2-3 दिन में जाती हूँ। ठीक है। और आप खाने के अंदर खुराक आपकी कैसी है? लाइक आप फास्ट फूड ज़्यादा खाती हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं कि नहीं करती हैं? आटा कौन सा इस्तेमाल करती हैं? मैं आटा चक्की का यूज करती हूँ, और ये कि मैं मतलब सवेयर हूँ, एज अ स्पेयर, मतलब मैं जॉब पे भी चली जाती हूँ, और ये है कि मतलब अगर मुझे भूख नहीं लगी तो कुछ भी नहीं खाया, और जब मुझे भूख लगती है तो ऐसे जैसे मैं पागल हो जाती हूँ, मतलब 1.5 रोटी या 2 रोटी तो मैं जरूर ही ले लेती हूँ, और बार दफा होता है कि मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती। नहीं, उसमें आपने सबसे पहले तो लोग डाइट मॉडिफिकेशंस करते हैं कि जब आपको कब्ज़ का मसला हो रहा है तो अपनी सब्जियां, फल, ये चीज़ें फाइबर डाइट ज़्यादा लें। जो आटा है उसमें जो है ना वो छान ऐड करके, जो हम कहते हैं हाई फाइबर जो आटा जो है ना वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है ना आपने फास्ट फूड जो है ना वो कम से कम इस्तेमाल करना है, और वॉक वगैरह करें। और इसके अलावा जो आपको दाने वगैरह बनते हैं वो इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन उसके कॉजेज और भी हो सकते हैं जो आपको कह रहे हैं आपके पेट पे दाने वगैरह बनते हैं। आई थिंक इनको कुछ टेस्ट वगैरह रिकमेंड करें, डॉक्टर के पास इनको जाना चाहिए। और खास तौर पे डायबिटीज़ के बारे में पूछे कि डायबिटिक तो नहीं है आप? शुगर की शिकायत तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने अपने सारे मतलब ये चुकाई लैब से मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, यूरिक एसिड का, कोलेस्ट्रॉल का, मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन पता नहीं ये स्टमक प्रॉब्लम कहाँ से मेरी जिंदगी में आ वॉक वगैरह करती हैं? वॉक बाकायदा लाइफ में वॉक वगैरह करती हैं, डेली एक्सरसाइज या वॉक? हाँ जी, वॉक मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं मतलब दिन ज्वाइन करती रहती हूँ, आए दिन, फिर मैं मतलब कुछ दिन के लिए छूट जाता है क्योंकि मैंने ड्यूटी जाना होता है, और फिर जब मेरा छूट जाता है तब मैं इतनी मोटी हो जाती हूँ। वही बात ऐड करने लगी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस एक बीमारी होती है खवातीन में, जिसमें थायराइड की बीमारी हो जाती है, और साथ ही अगर ओवरी से रिलेटेड कुछ हार्मोन्स होते हैं अगर वो ऊपर नीचे हो जाएं तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे दाने आ सकते हैं, सर के बाल गिर सकते हैं, और उसके अलावा वेट की फ्लक्चुएशन उसमें बहुत ज़्यादा आती है। तो उसके लिए भी ब्लड के टेस्ट होते हैं, वो पीरियड्स के 6ठे दिन कराने होते हैं, और LH, FSH, DHE, SO4, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन लेवल्स एंड थायराइड लेवल्स ये कराने होते हैं। अच्छा, एक बात आप वैसे तो सब डॉक्टर्स ने कह दिया, डॉक्टर सना आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इसमें? नहीं, आई एग्री जो इन्होंने कहा है कि इनको अपने टेस्ट करवाने चाहिए। अगर इनको ये प्रॉब्लम रह रही है कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है, और ये दूसरा डाइट ऑफ कोर्स हाई फाइबर डाइट, दूसरा एक सिंपल भी होता है। अगर ये डायबिटिक नहीं है तो अगर ये जैसे बहुत से लोगों को बहुत फाइबर खाना मुश्किल होता है, तो हमारे नट्स में कुछ ये फिग्स, डेट्स, इनमें इससे बहुत अच्छा स्टूल पास हो जाता है, और इनको कम मिकदार में भी खाएं तब भी स्टूल अच्छा आ जाता है।
तो ये उन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें अगर इनसे बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाए जाते। राइट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ज़रा थोड़ा सा ना अपना स्ट्रेस लेवल भी देखिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी आपने एक जुमला कहा है, इससे मेरी असेसमेंट है, मैं तो ये नहीं कह रहा आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन चूंकि मैं ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाता हूँ, आई एम सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को देखिए। आई थिंक कहीं ना कहीं डिप्रेशन जो है वो आ सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ों में, बिकॉज आपने कहा कि कभी कभी आप बिल्कुल नहीं खाती हैं और कभी ऐसे खाती हैं कि आप बिल्कुल पागल हो जाए। देर आर रीजंस बिहाइंड इट, कोई ना कोई रीज़न होते हैं जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और इसमें मेरे ख्याल में शायद IBS एक कंडीशन होती है, वो उसका चांस ज़्यादा है इनके, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया होता है, तो ये जैसे आप हमारे स्ट्रेस उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंड्यूसिंग एक तौर पर होता है कि उसको प्रमोट करते हैं स्किन लीजन की, तो IBS को देखना चाहिए इनको। अच्छा, कमिंग बैक टू अलामात, वो अलामात जो डायबिटीज़ की हो सकती हैं, एक तो आपने कहा यूरिनेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसके अलावा क्या? देखें, शुगर की जो अपनी अलामात होती हैं वो तो इतनी कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, लेकिन शुगर में जो ख़ास तौर पे दिल के अमराज होते हैं उसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि इसमें दर्द नहीं होती, चेस्ट पेन जो हार्ट अटैक पता नहीं चलता, साइलेंट MI उसे कहते हैं, खामोश दौरा पड़ता है दिल का, तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है कि अचानक दौरा पड़ता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, हल्की सी शायद डिस्कम्फर्ट हो, थोड़ा स्वेटिंग हो तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन उसको ही इज़ नॉट अवेयर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने को लिपिड्स भी चेक रखनी चाहिए, ECG फ़ौरन कराए जैसे घबराहट हो, और अपने बाकी टेस्ट टॉपटी वगैरह। लेकिन देखें, मैं शुगर की अलामत पूछ रहा हूँ, एक तो यूरिनेशन हो, यूरिनेशन के अलावा क्या? कमज़ोरी महसूस होती है, हाथ सुनने शुरू हो जाते हैं, और फिर कोई ज़ख्म हो तो वो ठीक नहीं होता पैर पे ऊपर। अगर ये ऐसी अलामत जाहिर हो तो आप अपने शुगर के टेस्ट जरूर करवा लें। अच्छा, किस उम्र के बाद पीरियोडिकली करवाने चाहिए शुगर के टेस्ट? अब तो हर एज में, हर एज में। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपका नाम सर? बाबर बोल रहा हूँ साहिर भाई। जी बाबर, इरशाद, क्या कहेंगे? सर, एक तो मुझे प्रॉब्लम है, मैंने चेकअप करवाया था, डॉक्टर बोलते हैं आपका ब्लड जो है ना वो गाढ़ा हो गया हुआ है थोड़ा सा। ओके। सेकेंडली मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, और थर्ड मुझे जो ब्लड प्रेशर का इशू है ना वो चल रहा है, उसके बाद ना तकरीबन कुछ 6 माह से चल रहा है। ब्लड प्रेशर तकरीबन रोज ही मेरा हाई होता है, तकरीबन रोज ही। तो उसके लिए कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है। मैं वो मतलब एक रेगुलर मेडिसिन तो नहीं ले रहा, लेकिन मुझे जिस दिन फील होता है मैं मेडिकल स्टोर पे चला जाता हूँ, वो चेक करते हैं, वो कोई मेडिसिन दे देते हैं, वो मैं यूज कर लेता हूँ। तो उससे BP जो है नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब जी अच्छा, उसमें यह है कि जिस तरह 2 अलामात बताई, तो ब्लड प्रेशर की बताई और ये उन्होंने बताया कि कभी कभी दवाइयाँ लेते हैं कभी नहीं लेते। तो ये ब्लड प्रेशर और शुगर ऐसी तकालीफ हैं कि जिनमें इलाज है, शिफा नहीं है। कि एक अगर डायबिटिक है, ये कंडीशन है जो साथ साथ चलती रहती है, इसको सारी उम्र दवाई लेनी पड़ती है। ओके। तो एक तो उन्होंने ये करना है कि जो दवाई कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, इसको तर्क करें साधु को, और रेगुलरली दवाई लें। एक बार दूसरी बात जिन्होंने कहा है कि इनका खून गाढ़ा हो गया, तो इसका मतलब लिपिड्स इनके डिरेंज्ड हैं। तो लिपिड्स की 5 किस्में होती हैं, इसमें 4 जो होते हैं वो बैड लिपिड्स होते हैं, यानी बड़े हों तो उनकी नॉट गुड फॉर हेल्थ, और एक गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं HDL होते हैं। तो वो लिपिड लेवल्स को उन्होंने देखना है कि किस हद तक बढ़े हुए हैं, तो अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लिपिड प्रोफाइल करें, उसकी भी ट्रीटमेंट भी लें, उसकी ट्रीटमेंट भी लें। ऑलराइट, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू। देखिए, ब्लड प्रेशर मुझे इतने साल के बाद ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है। कैसे हुआ? जब मेरा इको किया गया तो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बढ़ा हुआ था, ओवर साइज था। जब वो ओवर साइज था तो पता चला कि मुझे काफ़ी अरसे से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा रन करता था कि मुझे पता नहीं चला। तो अब मैं ब्लड प्रेशर की बाकायदा मेडिसिन लेता हूँ। देखिए, ब्लड प्रेशर एक कंडीशन है जो शायद कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन आप उसे कंट्रोल में रख सकते हैं अगर आप दवा प्रॉपरली खाएं, तो वो आपको मिस नहीं करनी। ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक, लेट्स गो टू डॉक्टर सना। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा, हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ डेफिनेटली बेटर देन क्योर। जब बच्चों के अंदर हम देखते हैं तो अब जाहिर है स्कूल जो हैं वो दोबारा खुल रहे हैं, तो इस वक्त जब सर्दियों का मौसम आता है तो क्या बच्चों को भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? डॉक्टर साहिबा, कैन यू हियर मी? डॉक्टर सना? जी, now I can hear you, sorry, आपकी ओके। मैं बच्चों के बारे में पूछ रहा था, तो इस मौसम के अंदर हम क्या कर सकते हैं बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए? किस किस्म की बीमारियों से वो एक्सपोज हो सकते हैं, और उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? जी, बच्चों को आजकल कॉमन कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रही है, जो फ्लू आम ज़बान में भी बोलते हैं हम। तो उसमें यह है कि आप बच्चों को एक तो क्या कहते हैं, आप उनकी, अगेन आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस कि ग़िज़ा इज़ द बेसिस फॉर न्यूट्रिशन
जो है ना वो अफेक्ट्स एवरीथिंग, हाँ. बल्कि साइंस हैज प्रूवन दैट आवर गट हेल्थ अफेक्ट्स आवर माइंड, आवर बॉडी, आवर मूड, एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आपका अगर एक मुझे बहुत मतलब आई थिंक आई वांट टू टेल दिस टू पेरेंट्स, इफ़ योर चाइल्ड इज सिक एंड नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़ डोंट सेंड हिम और हर टू स्कूल। क्या होता है कि अक्सर माँ बाप जो हैं वो बच्चे को हल्के से फ्लू के सिम्टम्स या कोई आते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, सही है, चलो भेज दें। उससे क्या होता है कि बाकी बच्चे भी बीमार होते हैं, और इसी तरह क्या होता है कि पूरी आहिस्ता आहिस्ता पूरी क्लास बीमार हो जाती है। तो ट्राई एंड स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इलनेस ऑल्सो, आई थिंक। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को जब आपको लगे कि एक तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स ना शुरू करें, इट डजंट हेल्प आपके बच्चों को, एंड देन दोस एंटीबायोटिक्स विल बिकम इनफेक्टिव। डॉक्टर साहब यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मुझे ये बताइए, ये एंटीबायोटिक्स से हमारी फैसिनेशन क्या है कि हर चीज के अंदर हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं? क्विक फिक्स, हमें लगता है एंटीबायोटिक्स आर अ क्विक फिक्स, दे आर नॉट अ क्विक फिक्स। वायरल इलनेसेस अनफॉर्चुनेटली डू लास्ट वेरी लॉन्ग, क्या कहते हैं, नॉर्मली 7 to 14 डेज एन एवरेज होती है। लोग उसको रिड्यूस करने के लिए सोचते हैं कि एंटीबायोटिक्स विल वर्क, दे डोंट वर्क। आप अगर उससे बेहतर ये है कि अगर आप इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन ले लें तो वो एक्चुअली रिड्यूस हो जाती है। और मैं कॉन्स्टेंटली, मुझे सब जब मेरे स्पेशली दोस्त अहबाब बहुत नाराज होते हैं मेरे से कि एंटीबायोटिक क्यों नहीं आप लिखती फॉरन, आई सेड बिकॉज देयर इज नो नीड, इट्स नॉट अ क्विक फिक्स, एंटीबायोटिक्स डोंट फिक्स इट। अच्छा, जब भी आप वायरस की बात करती हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है मैं पॉलिटिकल शोज करने लगूं, क्योंकि ना वायरस एंड पॉलिटिक्स जस्ट गो हैंड इन हैंड। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर कोई प्रॉब्लम है तो हाँ सर, लोधी साहब आपको बहुत देखा है, अच्छा लगा है आपको, सब वो आपने जो तस्वीरें शेयर की नहीं आपकी बेटी की, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें जज्बाती कर दिया। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी की आज बहुत गरीब आदमी है, देखकर बहुत अफसोस हुआ कि कभी हमारे पास भी इतने वसाइल होते तो हम भी अपनी बेटी के साथ ऐसा ही करते। हमारी भी एक बेटी है, वो हमें जान से भी प्यारी है। बिल्कुल, लेकिन इसमें वसाइल, मैं आपको बताऊं, वसाइल की कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या? नईम नाम है जी? अब्दुल नईम नाम है, तहसील नूरपुर, जिला खुशाब से बात कर रहा हूं। ये मैं आपको बताऊं, वसाइल की बात नहीं है। बेटियां बेटी होती हैं, बिल्कुल फिक्र ना करें कोई किसी वसाइल, आप उनकी तरबियत करें जो आपके पास मौजूद है, जितनी भी अवेलेबिलिटी है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरी बात याद रखिएगा, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा आपके साथ रहेगी। कि ये आपको बता दूं, बादशाह की बेटी भी बादशाह की बेटी होती है और एक आम आदमी की बेटी भी आम, बेटियां ही होती हैं और उससे बढ़ के कोई और दौलत नहीं होती। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल आपको ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी सर बताइए, कोई सवाल है आपका? हमारा मैदा जो है ना, मैदा जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो उसके बाद जलन महसूस होती है, उसके बाद खट्टी दिकारें आना शुरू हो जाती हैं, तो उसके बारे में पूछना चाहता था। खट्टी डकारें आती हैं, बताइए। अच्छा, इसमें हमारी थोड़ी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हमारे यूजुअली मैदे के इशू होते हैं, खट्टी डकारें आती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैदे के प्रॉब्लम हैं, बड़े बहुत कॉमन है। डाइट मेन रीजन है, डाइट हमारी। एक हैबिट से हम लोग खाना खाते ही लेट जाते हैं। हम लोग चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसमें थोड़े से जो हम लोगों ने प्रिकॉशंस करने के लिए, तो ज़्यादा मिर्च मसाले वाले फैटी फूड्स नहीं खाने। दूसरा, खाना खाते ही लेटना नहीं है, कम से कम 2 घंटे बाद लेटना है खाना खाने के। और थर्ड चीज़, जिनको ये मसला होता है ना कि मुँह में खट्टा पानी आता है, उसमें सहाने वाली साइड पे कहते हैं कि आप या 2 या 3 तकिए लेके या सहाने वाली साइड पे ना नीचे ऊंचा कर लें हेड एंड को, 2 ईंटें रखने साइड, ताकि वो ऊंचा रहे और ना वो खट्टा पानी जब मुँह में ना आए, उससे चीज़ें बेहतर होती हैं दवाइयों के अलावा। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा क्या कह रही हैं? मैं एक्चुअली एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत सी दफ़ा ये होता है कि जब मैदे खट्टे डकार आते हैं तो लोग पुदीने का एक्चुअली कावा बना के पीते हैं कि हाजमा शायद है, वो एक्चुअली एग्रीवेट करता है। और ये बहुत मैंने देखा है, बल्कि एक मेरे तो पेशेंट थे, वो गांव गए अपने, तो वो पुदीने की कोई गोलियां खाने लग गए, तो वो एक्चुअली वो बिल्कुल मतलब ही वेंट इनटू अ गैस्ट्रिक अटैक। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन जो होती है, जो हम मैदे की तेज़ी होती है, उसको कम करना चाहते हैं। जब आपको खट्टे डकार आए, जब आपको मुंह में पानी आए मैदे का, तो आप उसको तेज़ नहीं करना चाहते कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस वक्त तेज़ हो।
तो पुदीने का इस्तेमाल के बारे में जिन लोगों को मैदे की तकलीफ है वो जरा कम किया करें। ओके इसके अलावा और ये है कि कभी भी पेट भर के नहीं खाना चाहिए। पेट भर के जब इंसान खाते हैं ना तो सारा मैदा रिफ्लक्स नहीं, ये तो करना पड़ेगा क्योंकि इससे ये तो हमारे तो बड़ों ने सिखाया हमें सर, ये नहीं हो सकता सर। फॉलो करने की जरूरत है। बल्कि अगर इनके 2 से ज्यादा हाथ होते तो उनसे भी खा रहे होते। अच्छा, मजे की बात ये, हैरत अंगेज बात ये, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, आप देखिएगा, ये तो पॉलिटिकल शो नहीं है लेकिन आप देखिएगा वो लोग जो पहले किसी और जमात में थे वो किसी और जमात में चले जाएंगे, वो किसी और जमात में चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनकी सेहतें रखे, ये जितना खाते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे, दोनों हाथों से खा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हमारे पास ना वो मतलब वो आपने हिंदू गॉडेस देखे ना जिसके अंदर 4 5 6 हाथ होते हैं, अगर वो भी होते ना ये सब ले गए, और क्या पता इनके भी हों, नजर नहीं आते, सारे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप देखिएगा। अच्छा, और मजे की बात ये वाहिद लोग हैं जिन्हें डकार नहीं आती, ये वाहिद लोग हैं। खट्टे डकार नहीं, किसी भी किस्म के डकार, किसी किस्म के, मतलब 75 साल से हाजमा अच्छा है, ऐसा जबरदस्त बगैर कारमीना के आपने इतना अच्छा हाजमा नहीं देखा होगा। हाजमे के लिए बाहर चले जाते हैं ना वो। आई नो, सीरियसली मैं कह रहा हूँ अगर कम खाएंगे ना, अगर मेरा भूख रख के छोड़ेंगे तो ये डकार वगैरह बेहतर हो जाएंगे, रिफ्लक्स बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आई थिंक जब से मैं बीमार हुआ एक प्रॉब्लम मुझे हुई तो उसके बाद मैंने एक्चुअली अपनी ग़िज़ा के अंदर तब्दीलियां की हैं और उसका फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, आपका नाम? इरफान। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं इरफान साहब? सर मुझे ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और अभी उम्र 33 साल है मेरी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ये कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है ये पता है आपको? अगर आता है तो ये भी पता होगा क्यों आता है। बस भूख लगे तो उसमें मुझे मेरे लिए बर्दाश्त, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है मुझे, इसके बारे में मैंने पूछना। भूख लगे तो गुस्सा आता है आपको? जी जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, मैं भी सवाल कर लेता हूं। ओके जी, भूख लगे तो गुस्सा आता है। भूख लगे तो हर एक को गुस्सा आता है, बाय द वे मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि जब आपको गुस्सा है आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और 1 गिलास पानी पी लें और थोड़ा सा वेट करें और फिर रिस्पॉन्ड करें, डेफिनेटली बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरे ख्याल में जिस तरह बता रहे हैं वैसे मैं इनकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए, पूरी डिटेल हिस्ट्री नहीं चाहिए कि कोई एंग्जाइटी है, कोई स्ट्रेस है तो उसके जैसे ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ऐसा तो नहीं होता कि खाली भूख लगने से गुस्सा आता है, कोई और रीज़न भी होगा। मेरे ख्याल में इनकी डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए इनकी, फिर और दूसरा अगेन ब्लड प्रेशर की भी एक सिम्टम में आता है कि इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, चिड़चिड़ा। इवन शुगर के मरीजों को गुस्सा आता है, अगर वो अनकंट्रोल्ड उनकी शुगर है तो चिड़चिड़ापन होता है, हर एक से लड़ते हैं। अच्छा। और ये इसलिए हिस्ट्री इसमें इंपॉर्टेंट होती है और इनका मुआयना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या रीज़न है इनकी। अच्छा, डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? जी, थायराइड भी चेक करना चाहिए। बहुत सी दफ़ा ये होता है कि आपके थायराइड का हार्मोन्स अप एंड डाउन हो तब भी मूड अफेक्टेड होता है। अब गुस्सा ज़्यादा होता है, हाइपर थायराइड, हर लड़ने मरने के लिए तैयार होता है बंदा। अच्छा, और मैं तो खैर डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन आप एक काम कीजिए, अपना अतराफ में चेक करें, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है, उनको थोड़ा सा दूर कर दें लाइफ के अंदर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी मजे की बात है। कुछ जिंदगी में ना अनलर्न करना सीखें, मतलब जो आपने इतने मुद्दतों सीखा है ना, अब उसको जरा हटा दें अपने दिमाग से। जरूरी है कि हर चीज जो आपको सिखाई गई है वो सही सिखाई गई है। पता है, एक बात याद रखिएगा, मेरी ये बात शायद लोगों को बहुत बुरी लगती है, एवरीवन लिव्स फॉर देमसेल्व्स। हम सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से करते हैं, तो हकीकत है बहुत, और हम तकलीफ दे अंदाज में लोगों को ये साबित करने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपके बगैर, सबके बगैर रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम ना बहुत, खैर जाने दीजिए, एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम शनाज। ऑलराइट, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करनी थी। आप पूछते हैं कि कोई उनको बवासीर के बारे में और पूछते हैं कि कब्ज के बारे में, कोई ना अच्छा सा बता दें। मैं कल बंद करूँगी तब आप लग करिएगा बात। आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है ये कह रही हैं? कब्ज का बता दें। कब्ज और पाइल्स का, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स का प्रॉब्लम है, कौन लेना चाहता है?
एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन के बाद भी पाइल्स हो सकते हैं और पाइल्स कॉन्स्टिपेशन से पहले भी हो सकते हैं। कई लोगों को वैसे ही जैसे प्रेगनेंसी के बाद भी कई लोगों को वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वेन्स में और पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। अगेन जैसे डॉक्टर साहिबा पहले डिस्कस कर चुकी हुई हैं, हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल, ऐसा फूड लें जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी तो पाइल्स का भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। बट पाइल्स के लिए बेस्ट बंदा जिसको आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए वो सर्जन है, ताकि आप उसकी थोड़ी सी सर्जरी करा लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। ऑलराइट जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलते हैं। पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, पानी का। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे वैसे बात कर लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे जाइए। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला सिगरेट्स, शीशा, च्यूएबल टबैको और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। कितनी नुकसानदेह है सारी चीजें? ये सारी नुकसानदेह हैं। सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, वेप वगैरह होता है, ये भी इक्वली नुकसानदेह हैं। इक्वली नुकसानदेह। ये हार्ट की बीमारियां पैदा करती हैं, ब्लड प्रेशर पैदा करती हैं, साइकोलॉजिकल इलनेसेस भी पैदा करती हैं कि सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी हो जाती है इनके ऊपर और फिर इससे बंदा छूट नहीं सकता, इनसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। तो ये एडिक्टिव होती है। हाँ जी बिल्कुल, उससे भी आदत एक बन गई, जो आदत होगी वो एडिक्शन बन जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, क्या इसको सिगरेट से, स्मोकिंग से, वेप से, शीशे से क्या स्किन डैमेज होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि जो स्मोक का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट्स के लेवल्स जो हैं वो कम कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल, और स्ट्रेस का जो एक रेडिकल्स रिलीज होते हैं उनको ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन में एक्चुअली एजिंग फिनोमेना बड़ा तेज़ी से आ जाता है, रंगत के इशू बहुत तेज़ी से आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ सकती हैं। इस पे तो पूरी स्टडीज़ कंडक्ट हुई हुई हैं, एक सन एक्सपोजर का और एक इस तरह एनवायरमेंटल पोल्यूशन यानी स्मोक और उससे रिलेटेड चीज़ें। तो ये हमारी स्किन को डैमेज डेफिनेटली करती है। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी, आपने अभी बात की कि ये वाली आते हैं, इसके अलावा गुटखा और छालिया जो मुंह के अंदर लोग रखते हैं, उससे मुंह का कैंसर होने का डर होता है। वो तो बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और जितने निकोटीन वाली चीज़ें हैं ये भी सारी कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेन का मतलब ये है कि ये कैंसर कर सकती हैं, और कैंसर भी मुख्तलिफ एरियाज़ का, जिसमें इवन मसाने का कैंसर भी हो सकता है। तो इसको ईजी या लाइट मत लें। छाती का कैंसर तो है ही है, लेकिन मैंने जानबूझ के मसाने का भी कैंसर का जिक्र किया। तो कार्सिनोजेंस जितने हैं वो स्पेशली स्मोकिंग से रिलेटेड, गुटखा, छालिया, पान, टोबैको, ये सारी ये सब चीज़ें। अच्छा एक बात है डॉक्टर साहब, अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर कहा गया था कि आप हर रोज शावर ना लें। क्या ये दुरुस्त है? मतलब इट वाज जस्ट डिफिकल्ट फॉर मी टू। अच्छा, अब इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हो सकते हैं। एक ये है कि जिन लोगों की स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो जाती है, अगर वो बहुत गर्म पानी से हर रोज शावर ले रहे हैं तो उनकी स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है। वो कहते हैं आपके जो स्किन के ऑयल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऑयल ग्लैंड जो है वो ऑयल बना रहा है, लेकिन अगर आप सख्त गर्म पानी से उसको धो लेंगे स्किन को, तो स्किन के ऊपर से वो ऑयल उतर जाएगा। जिस तरह प्लेट को रखें सख्त गर्म पानी के नीचे, थिंदी प्लेट को, तो गर्म पानी उसको वाइप ऑफ कर देगा, लेकिन ठंडा पानी उस ऑयल को नहीं उतार सकेगा। इन द सिमिलर पैटर्न, अगर हम नहा रहे हैं और ल्यूकवार्म वाटर से नहा रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरली ऑयल बन रहा है वो बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, बहुत ज़्यादा हम उसको स्ट्रिप ऑफ नहीं करेंगे। लेकिन एज के साथ साथ क्या होता है कि हमारे वो ऑयल ग्लैंड्स ऑयल बनाना ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो फिर हमें बाहर से मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है। तो हमें जब भी क्विक शावर एक तो लेना चाहिए, बहुत देर जो पानी में रहना या पानी के मतलब कई बच्चों को भी शौक होता है, वो भी ठीक नहीं है, और इसी तरह बहुत देर गर्म पानी से नहाना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका बॉडी का जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको खुद ही से ख़त्म कर रहे हैं और बाहर से रिप्लेनिश नहीं कर रहे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी क्विकली, जब बाल गिरना शुरू होते हैं तो क्या सिम्टम्स होते हैं? अच्छा, सबसे बड़ा सिम्टम ख़वातीन जिनके बाल लंबे हैं उनको तो अपना बाल फर्श पे बहुत नज़र आ जाएगा, फ्लोर पे आजकल जैसे सफ़ेद रंग का हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन है फ्लोर, उस पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कि जब कंघा करते हैं और कंघा करते हुए 100 बाल से ऊपर बाल अगर आपको लग रहा है कि फील हो रहा है, तो ये पहला सिम्टम है कि आपका बाल है, गिर रहा है। उसके अलावा हमारा बाल अगर फ्रेजाइल हो रहा है, ड्राई हो रहा है, स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है हम बहुत केमिकल या हीट एक्सपोजर उसको दे रहे हैं। तो केमिकल इन द फॉर्म ऑफ डाइस, हीट एक्सपोजर हम ब्लो ड्राई और हेयर स्ट्रेटनर्स जो कर रहे होते हैं वो भी हमारे बालों को इक्वली डैमेज करता है। तो डाइस भी डैमेज करते हैं। और वैसे भी अगर आप हस्बैंड हैं तो ये बता रहा हूँ मैं आपको, बाल फर्श पे हो जाए, कॉलर पे नहीं आना चाहिए। आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए सर मैं कहूँगा कि जो गर्म पानी है ना उसका इस्तेमाल सर पे और गर्दन पे कोशिश करें ना करें। सर पे और गर्दन पे ना करें, क्योंकि खास गर्दन में जो शरियानें होती हैं दे आर सुपरफिशियल, ऊपर होती हैं, आपको सबको नज़र भी आ रही होती हैं, ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, आ रही होती हैं, तो वो डैमेज हो सकती है। सर इतनी नॉलेज नहीं होती किसी को? नहीं, क्योंकि ऑब्वियस होती है। किसी आपने देखो सर जापान के अंदर मैंने देखा, सर ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जापान के अंदर हमने देखा है कि वो बड़े बड़े ना ऐसे संतोष बने हुए होते हैं, उसके अंदर खोलते हुए पानी के अंदर वो बैठ जाते हैं वो, लेकिन सर और गर्दन ऊपर रखी होती है उन्होंने, कोशिश होती है कि क्योंकि ये एरिया तो उन्होंने रखा है तो गर्म पे तो डैमेज हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा गर्म पानी सर और गर्दन पे नहीं डालना चाहिए। नहीं डालना चाहिए। ओके, कुछ आप ऐड करना चाहती हैं?
अच्छा, तो हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे, सिगरेट की बात कर रहे थे, इसकी बात, हमारे यहाँ जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग है वो कितनी बुरी होती है? पैसिव स्मोकिंग की बात पैसिव कर रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग इक्वली बुरी है, लेकिन वो भी उस तरह ही जा रही है, अंदर जो निकोटीन जा रही है इनहेलेशन स्मोक से। बल्कि पैसिव स्मोकिंग इसलिए भी बुरी है कि दूसरे पेशेंट जो साथ जो भी आदमी बैठा हो, उसकी चांद अगर उसको कोई ब्रोंकाइटिस है या उसको सीओपीडी है तो वो भी आप पे ट्रांसमिट हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकती है, तो वो तो ज़्यादा डैमेजिंग हो जाता है। जो स्मोकिंग कर रहा है तो वो खुद को भी डैमेज कर रहा है, अपने लंग्स को भी, अपनी स्किन, बाकी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी डैमेज कर रहा है। और सिर्फ लंग्स के कैंसर नहीं होते, इससे भाई खुराक की नाली के, फेफड़ों के, इसके मतलब मैदे के, जिगर के, हर किस्म के कैंसर इससे जो है ना स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं, सिर्फ लंग्स के नहीं होते। और दूसरी बात खास तौर पर और सिगरेट पी के फिर उनके फेफड़े इतने परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं ड्यूरिंग एंड ऑफ लाइफ, लाइक 50s के अंदर जाके उनको जो है ना पे ऑक्सीजन डिपेंडेंसी आ जाती है, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट गुटखा, पान, छालिया एंड सिगरेट। ये कितनी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, इससे जो कैंसर होते हैं? अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ से लोगों की ये चीज़ें काट दी जाती हैं, ये चीज़ें काट दी जाती हैं, तो क्या हो सकता है सर इससे? बहुत डिसफिगरमेंट हो जाती है। आप देखेंगे किसी चेहरे पे किसी को कट लगा हुआ, यहाँ सारा डिस्टॉर्शन हो जाती है, उसका चेहरा ही सही नहीं नजर आता, सही उसकी शेप ही खराब हो जाती है, और फिर वो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। ये फिर भी दे आर वेरी टर्मिनल इलनेस करते हैं, पेशेंट की डेथ की स्टेजेस जल्दी जो है एडवांस करती हैं, फिर इनका इलाज फिर ऑपरेशन से भी नहीं होता, फिर इनको शुआएं लगती हैं, फिर जो शुआएं होती हैं वो फर्दर वो भी नुकसानदेह होती हैं, तो इलाज भी मुश्किल हो जाता है उनका। इसमें प्रिवेंशन जो है ज़्यादा बेहतर है, प्रिवेंशन का ही फायदा है। एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसका इलाज जो है वो डिसफिगरमेंट कॉज करता है, चेहरे की जो उसकी बनावट है सारी मस्क हो जाती है, निकल जाती है। बिल्कुल। तो आप इससे पहले कि खुदा न करे आप किसी कार्सिनोमा का शिकार हों, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप ये सिगरेट, छालिया, पान, गुटखा ये बिल्कुल नहीं खाएं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे ड्राइवर साहब हैं लासी, राजा, ये दोनों गुटखे का इस्तेमाल करते थे। जब से ये मेरे पास आए हैं इन्होंने बंद कर दिया। पिछले मेरे ख्याल में 16 साल हो गए, 16 साल से इन्होंने बंद किया हुआ है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर एब्सोल्युटली फाइन। और इसमें एक और चीज़ है कि ये ज़ुबान का कैंसर बड़ा करते हैं, और ज़ुबान का कैंसर जो है वो उसके आप खुद सोचते थे, ज़ुबान इंसान की अगर कैंसर का शिकार हो गई है तो वो तो किसी काम का नहीं रहता मतलब, और फैलता बड़ी जल्दी है। और खुदा न करे फिर क्या ज़बान को काटना पड़ता है, निकालना? काटने से फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज फैल चुका होता है कि वो काटने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। काटने से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्योंकि ज़ुबान छोटा सा तो ऑर्गन है, तो उसको कितना काटेंगे, बाकी तो फैला हुआ होगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद तो यही है कि डेथ। अच्छा देखें, वो एक शेर है, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनूं के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन खुदा का वास्ता अपनी सेहत आपकी जिम्मेदारी है, इस पे अगर आपने एक्ट नहीं किया तो दुनिया में कोई एक्ट नहीं करेगा। ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आई एम विद जाहिद भाई, मारफाज किचन। अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्या बना रहे हैं सर आप आज? सर आज हॉट एंड सावर सूप है। हॉट एंड सावर सूप है, और ये क्या सर इसके साथ? फिश क्रैकर। फिश क्रैकर्स, रियली गुड। फिश क्रैकर्स तो हमने अभी ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, साइड के अंदर ये रेसिपी जो है वो सामने आ रही है। आप हमारे इंस्टा पे जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और जाके चेक दिस आउट, बिकॉज दिस रेसिपी एक्चुअली वर्क्स। ऐसा ही है? डेफिनेटली। तो सर ये कितने लोग खा लेंगे इस वक्त? इस वक्त ये चार लोग खा लेंगे। और कितनी देर में बन जाता है ये? तकरीबन ये भी 10 से 15 मिनट में बन जाता है। सबसे ज़्यादा जो इसका बनने का तरीका है ना, जो जब चिकन को बॉयल करते हैं ना, तो उसके ऊपर एक झाग आती है, जिसे हम किचन की ज़ुबान में मैल बोलते हैं। मैल? हाँ, ओके। वो उसको उतारते हैं, ओके, उबालते हुए। ओके। देन फिर जब वो उतर जाती है तो उसी पानी में सब्जी और जो वेजिटेबल है वो डालते हैं। फिर उसके बाद उसको मैल उतार के ओके, अच्छी तरह। ओके, मैल उतार के, अच्छी तरह से मैल उतार के फिर उसके अंदर डालते हैं। लोग वो बॉयल कर लेते हैं। हाँ, फिर उसको बाद बॉयल करके निकाल लेते हैं। असल में आप बनाती हैं कभी ये हॉट एंड सावर सूप? कभी नहीं बनाया? आपने बनाया डॉक्टर साहब? नहीं आपने, डॉक्टर साहब आपने कभी बनाया? नहीं, आप ऐसे हंसे मत, कोई बात नहीं, आप किसी ने भी नहीं बनाया यहाँ पर बैठे हुए, पर इंशाल्लाह कभी आपके साथ ना रहा मैं तो मैं कुछ ना कुछ जरूर सीख जाऊंगा। इंशाल्लाह जरूर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, विल स्टार्ट। डॉक्टर साहब, फाइनल हेल्थ टिप कोई देना चाहती हैं आप लोगों को? फाइनल हेल्थ टिप में सबसे पहले हमारी डाइट मॉडिफिकेशंस हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। अपनी डाइट अच्छी रखें, सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, डेली वॉक करें, अपनी थोड़ी एक्सरसाइज की रूटीन बनाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये मैं बेसिक ये चीज़ करेंगे सर जी। इसमें है कि मेन चीज़ है कि खाना कम करें, जितनी भूख है उससे कम करें, और इससे काफ़ी हद तक बीमारियां कम हो जाएंगी।
प्लस रेगुलर एक्सरसाइज जैसे बताया गया, सर वॉक करें, बीमारियां कम हो जाएंगी, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ गरीबों को मिल जाएगा, सर खाना बरकतें कम आ करेंगे। जाएंगी इसमें मुल्क में, हाँ। लोगों की जिंदगियों में। तो खाना कम रखें और वॉक करें, मल्टीपल पोर्शंस ले रहे हैं और लेकिन आपस small में portions एक दूसरे से अच्छा सलूक रखें, हमदर्दी रखें, इंसान को इंसान समझें, ये नस्में मेरे से कम है तो ये यूजलेस आदमी है। बिल्कुल सही। हर इंसान की कदर करें। बाहर आप भी बहुत गए हैं, रह भी अमेरिका में हैं, बाहर जाएं तो ऐसे पता चलता है कि इंसान तो यहीं बसते हैं। ये बात बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। जी, मैं क्विकली ये ऐड करना चाहूँगी कि एक तो बाहर मौसम है सर्द और हम बहुत ज़्यादा घरों में हीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर लें। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, सख्त गर्म पानी नहाने के लिए मत इस्तेमाल करें। और उसके बाद क्विकली थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन का इस्तेमाल कर लें, मॉइस्चर लगा लें अपनी बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइज़र। और अगर बच्चों में जो चटाख बन जाता है वो कैल्शियम की कमी से नहीं होता, मैं इसको ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। वो एक्चुअली एक्जिमा की एक फॉर्म है, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं। dryskin.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी जाके उसको उसका पढ़ सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ऑलराइट जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सना, आपसे मुलाकात हुई थी, बात हुई थी कराची से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।